हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदी के अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर हम इसके थोड़ा सा सिलेबस की बात करें कि पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, उनका वेटेज क्या होता है, मैं अगर बात करूँ तो ये 25 नंबर का पेपर होता है। इसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 इसमें शॉर्ट आता है, 7 इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रहते हैं वो 5 ही नंबर के रहते हैं, 6 जो शॉर्ट रहता है वो 6 ही नंबर का रहता है। एक एक मार्क्स के एक एक क्वेश्चन। आपके जो ये 7 क्वेश्चन होते हैं ये 14 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए ये 7 क्वेश्चन 14 नंबर का हो गया। कुल टोटल जो आपके क्वेश्चन होते हैं 18 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 18 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर लाना कंपल्सरी होता है। 12 नंबर लाना कंपल्सरी होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ इंग्लिश को पढ़ते रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि हिंदी तो हमें आता है, लेकिन हिंदी में ऐसा घुमा के पूछता है कि बच्चे उसी में घूम जाते हैं। आप लोग पवन सीरीज के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पवन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम लोग आज अति लघु प्रश्नों को करेंगे। अति लघु प्रश्नों को करने के बाद पवन सीरीज के फिर मैं आप लोगों को राजन सीरीज का पढ़ाऊंगी। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी से क्या होता है कि ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी क्यों सुनाई जाती है बच्चों को? क्योंकि कहानी के माध्यम से बच्चों का जो होता है वो सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है और बच्चों की इससे क्या होती है, कल्पना शक्ति में भी विकास होता है। अगर हम कोई स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, क्या क्या का प्रश्न पूछते हैं, कैसे, क्यों, इन सभी चीज़ों पे वो बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका उसमें रुचि होता है, इसलिए बच्चे उन चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो कहानी का महत्व क्या है, इसको आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, उसके बाद उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, समझिए, क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं। रटेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो कहानी का महत्व क्या है? कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और कल्पना शक्ति में क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को कहानी पसंद होने का कारण क्या है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी का है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण है। अगर हम लोग बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को स्टोरी सुनाते समय उनकी चित्र को दिखाते हैं। ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसा है कि बच्चे देखते हैं कि हाँ ये शेर है तो शेर ऐसे होता है, अच्छा शेर के बच्चे ऐसे होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। हम पर्वत पहाड़ उन लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद उस पर स्टोरी सुनाते हैं, कैसे पेड़ बनता है, कैसे क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम बच्चों को दिखा के, उन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं, इसलिए बच्चों का उनमें इंटरेस्ट होता है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखने कहानी का प्रमुख कौशल है। कहानी में अगर आप जैसे कोई भी बुक है उसको पढ़ते लाइन टू लाइन चले जा रहे हैं, लेकिन आपने उसमें ठहराव नहीं किया, अगर आपने वहाँ पे रुक के ठहराव नहीं किया, कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। क्या होते हैं? बोर होने लगते हैं। अगर आप कोई भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप उसको गाना गा के, स्टोरी के माध्यम से, कुछ अभिनव दिखा के उन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो बच्चों की क्या होगी, जिज्ञासा बनी रहेगी। आप कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ाते हुए थोड़ी सी स्टोरी सुनाया, उसके बाद आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अच्छा अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताऊँगा। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, इंटरेक्ट होंगे। अभी सर कहे थे बताने के लिए, या मैम बोली थी अभी बताने के लिए, अभी इसके आगे मुझे पता चलेगा। चलो हम इसको पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाद में अभी सुनते हैं इसके बारे में। इससे क्या हुआ कि बच्चे की रुचि बनी रहेगी।
कहानी का महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। कहानी का यही तो महत्व है कि बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। आप इसको बहुत ही आसान भाषा में याद कर लें। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है प्रीवियस ईयर में कि कहानी का महत्व बताइए। लोक कथा से क्या लाभ होता है। लोक कथा के माध्यम से बच्चों की मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जाती। लोक कथा के माध्यम से हमारी जो रिचुअल हैं, हम उनको कुछ दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ रंग कार्यक्रम करते हैं। इससे क्या होता है, कुछ झलकियां हम लोग निकालते हैं। इसके कारण बच्चों में अपने लोक के प्रति क्या होती है, जागरूकता बढ़ती है। उनके मस्तिष्क में क्या होता है, हम लोग अगर राजस्थान की कुछ रंग बिरंगे कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम वहाँ के कल्चरल जो ड्रेस है, हम लोग उस ड्रेस को पहनते हैं। हम लोग अगर गुजरात को डिनोट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ का गरबा नृत्य बहुत फेमस है, हम लोग गरबा करेंगे। अब बच्चों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। बच्चे क्या करेंगे, गरबा को देखेंगे, दिमाग में सोचेंगे, इससे क्या हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। मौखिक शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि भी 2 प्रकार की होती है, इसको आप जानते होंगे। शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के ही माध्यम से हम अपनी भावनाओं को दूसरे को प्रसारित कर सकते हैं। अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हम अपनी भावनाओं को प्रसारित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आश्रय है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण और विद्यार्थी क्या है, दोनों क्रियाशील हों। शिक्षण और विद्यार्थी क्या हों, दोनों क्रियाशील रहेंगे, तभी हमारी गतिविधियाँ क्या मानी जाएंगी, उपयोगी मानी जाएंगी। क्या होता है कि बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाते तो चले जाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि स्टूडेंट कर क्या रहा है। अगर टीचर क्लास में वो राउंड कर रहा है, फर्स्ट सीट से लेके अगर वो पीछे तक जा रहा है, बैक तक वो जा रहा है, तो वह सभी वो स्टूडेंट पे क्या रख रहा है, नज़र रख रहा है। इससे बच्चे भी क्या होते हैं, वो अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी सर आएंगे तो हमें देखेंगे, अगर मैं अपने कार्य को नहीं कर रहा हूँ तो मुझे खड़ा कर देंगे, मुर्गा बना देंगे। बट अब ये सिस्टम नहीं है, आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप हैं। शिक्षा कैसी हो गई है, शिक्षा चाइल्ड सेंटर हो गई है। हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है उसके माध्यम। अगर बच्चे को गाना गाकर समझ में आ रहा है तो हमें बच्चों को गाना गा के ही समझाना पड़ेगा। इन सब गतिविधियों का ध्यान रखना पड़ता है। विद्यार्थियों की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थियों की गतिविधियों का मूल्यांकन जो है, बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि विद्यार्थियों की जो गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। हमने एक बाल सभा किया, उसमें कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया, 10 से 20 बच्चों को, और उनमें डिनोट कराया, वाद विवाद कराया, कुछ टॉपिक दे दिया, किसी की पानी पे टॉपिक दे दिया कि पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हमें इन्हें क्यों बचाना चाहिए। इस पे बच्चे क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। इससे बच्चों का एक तो सर्वांगीण विकास होता है, उनमें बच्चों का विकास तो होता है, उनमें सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है और बच्चों का आकलन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सा बच्चा उसका बच्चों का मूल्यांकन करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे उसको ये दिखाना है कि आप कमज़ोर हैं। हमें उसकी रुचि निकालना है, ये पता करना है कि बच्चा किस चीज़ में वह तेज है, वह किस चीज़ में आगे जा सकता है। गद्य एवं पद में अंतर बताइए। पद में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। पद की रचना छंद तथा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है।
गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं का बंधन नहीं होता उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। इसमें कोई छंद नहीं होती, कोई मात्राएं नहीं होती है। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। अगर हम लोग सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य की बात करें तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। वाक्यों की रचना, व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होती है, मुहावरे, लोकंत्रियाँ, शुक्तियाँ इत्यादि का ज्ञान होता है। सूक्ष्म पाठ में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी शब्द दे दिए बच्चों को, 5 शब्द हमने अगर दे दिया और बच्चों से कहा अभी 2 मिनट का मैं आप लोगों को समय देती हूँ, आप इसको पढ़ के बताइए। सूक्ष्म में क्या होता है कि 15 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको अपनी चीज़ों को क्या करना रहता है? प्रकट करना रहता है, उन्हें पढ़ाना रहता है बहुत ही अच्छे से। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ शीघ्रता से पढ़ना। कोई चीज़ लिखा हुआ है, मैंने उसको कह दिया बच्चा आप खड़े हो जाइए, ये बोर्ड पे क्या लिखा है आप इसको पढ़ के बताइए। बच्चा क्या करता है? तुरंत उसको पढ़ के बताता है, या मैं उसको समझाती हूँ। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को, ये बहुत ही इजी है, आप इसको अपने शब्दों में बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? जो हम अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं वही तो अभिव्यक्ति है। किसके माध्यम हम लोग किसके सामने प्रकट करेंगे अपने विचार भावनाओं को? दूसरों के ही माध्यम, दूसरों के सामने ही तो प्रकट करेंगे, है ना? वही हमारी क्या है? अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है और वह अभिव्यक्ति करता है। हम अपने विचारों को भाषा के ही द्वारा ही तो प्रकट करेंगे। जिसकी भाषा हिंदी होगी वह हिंदी में प्रकट करेगा, जिसकी भाषा इंग्लिश होगी वह इंग्लिश में, जिसकी जो अपनी मातृभाषा है वह अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया गया? तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे ही मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी ने क्या कहा था कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं? मौखिक अभिव्यक्ति है उसके साधन क्या क्या हो सकते हैं? हम लोग विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, कविता पाठ करते हैं, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि, ये सब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, ये सब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं? लिखित में क्या हो जाएगा? शार हो जाएगा, लेखन हो जाएगा, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी, लेखक, नाटक लेखन, ये सारे हमारे क्या हैं? लिखित। जो हम लोग लिख के प्रकट करें वो हमारे क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। जिसको हम लोग बोल के प्रकट करते हैं वो हमारे क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। अक्षर का अर्थ लिखिए। क्या है? अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर, क्षर का अर्थ है नाश ना होना। आ का अर्थ है किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का रूप बनाते हैं। अक्षर मिलकर क्या बनते हैं? रूप बनाते हैं। अक्षर वे हैं जिसका नाश ना हो सके। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्ण। अक्षर समूह का जो दूसरा नाम क्या है? वह वर्ण है। वर्ण तथा समूह के 2 वर्णों में विभक्त किया गया। वर्ण और समूह को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? 2। पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। शब्द की परिभाषा कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह को, संकेतों को। शब्द की व्याख्या, आप जो विचारों को उच्चारित करते हैं, मतलब वर्णमाला के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उन संकेतों के माध्यम से जो हम लोग व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द के कितने रूप हैं? शब्द के 2 रूप हैं, ध्वन्यात्मक और क्या है? वर्णात्मक। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी था। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये हमने ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पढ़ाया था। उपसर्ग का अर्थ बताइए। उपसर्ग
का अर्थ बताइए। उपसर्ग, उपसर्ग में क्या होता है, वह शब्द के आगे जुड़ता है। शब्द के कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है। उप में आगे जुड़ेगा। छोटा आ, आप ऐसे याद कर लीजिए कि छोटा आ तो ये नहीं लिखा है, लेकिन छोटा ऊ को हम एक सेकंड के लिए छोटा आ मान लें, ये आ का ही तो भाग है ऊ आगे आता है, इसलिए उपसर्ग में क्या है, शब्द आगे जुड़ता है। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। मर था, क्या था, मर था, उसके आगे जुड़ गया आ, सेंटेंस क्या हो गया, अमर। क्या हो गया, अमर। क्रमण था, इसके आगे अति जुड़ के क्या हो गया, अतिक्रमण। क्या हो गया, अतिक्रमण। नैतिक था, आगे जुड़ के क्या हो गया, अनैतिक जुड़ के हो गया। आलय था, आगे न्याय जुड़ा, न्यायालय हो गया। आलय है, आगे विद्या जुड़े, क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। अति है, क्रमण हो गया, अति प्रिय हो जाएगा। ऐसे ही उपसर्ग में क्या होता है, आरंभ में जुड़ता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द में हट लग जाने से क्या हो जाएगा, कड़वाहट। क्या हो जाएगा, कड़वाहट। समासिक पद किसे कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दो शब्द मिल के, दो शब्द क्या परस्पर मिलकर एक शब्द बनते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और क्या होता है, बहुव्रीहि समास। इसको हम आगे डिफाइन करके अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति जात अवस्था अथवा वस्तु इत्यादि के नाम से बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हर कोई जानता है नाउन की डिफिनेशन। संज्ञा को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जिनका हम नाम दे सकें, जिनके नाम से हम बुला सकें, वो हम सभी क्या हैं, संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। स्वनाम का अर्थ बताइए। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, तुम, वह, उन्हें। हम बार बार राम राम करके किसी को बुलाते हैं, क्या होता है कि एक नाम के कई लोग होते हैं, होता है ना, एक नाम के कई लोग होते हैं। हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, तुम यहाँ आओ। क्यों, इशारा राम की तरफ रहेगा, 2 राम बैठे हैं, एक की तरफ इशारा करते हुए हम लोग क्या बोलते हैं, तुम इधर आओ। आगे हम लोग का क्या है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक क्या होता है, अनिश्चयवाचक। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक छोटी छोटी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ा दूंगी, समास के बारे में पढ़ा दूंगी, संज्ञा के बारे में। बहुत ही छोटी वीडियो 5 से 6 मिनट की रहेगी, उसी में मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। आप परेशान मत होइए, क्योंकि DLED सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं पूछता है, बहुत कहानी नहीं लिखनी, बस थोड़ी सी आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रिया के भेद लिखिए। क्रम के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रम के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कम पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें क्या का उत्तर मिल जाए वह क्या है, सकर्मक। जिसमें क्या का उत्तर ना मिले वो क्या है, अकर्मक। सीधी सी बात है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 4: प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द
विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन वह शब्द है जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 वचन, एक वचन और क्या होता है? बहुवचन, हर कोई जानता है। लिंग की परिभाषा शब्दों के जिस रूप से पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंग में से किसी एक लिंग में ही होता है, वह क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। वचन के प्रकार बताइए। साक्षर वचन, मौन वचन, लाउड ओरल रीडिंग होता है और एक क्या होता है? साइलेंट रीडिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक तेज तेज पढ़ते हैं किसी चीज को और एक मन में पढ़ते हैं। सा स्वर वचन क्या होता है? सा स्वर वचन दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाषा का वचन करे, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, एक व्यक्ति हूँ और एक ही चीज़ों को क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ। जैसे कथावाचक, बालकों द्वारा एक 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 करके किसी लिखित गद्यांश का वचन पद्यांश पढ़ना, वह क्या कहलाता है? वचन। जिसमें बहुत से बालक व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ जब पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो भी श्वासर वचन है। बट वचन के 2 प्रकार है, एक क्या होता है जो स्वयं पढ़ा जाए, एक क्या होता है जब कई बच्चे एक साथ एक चीज़ों को पढ़ते हैं। मौन वचन का अर्थ लिखिए। मौन वचन का अर्थ स्वयं से स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ ध्वनि ज्ञात ना हो पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, वह क्या है? मौन वाचन। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उसमें क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक क्या होता है? विधेय होता है। पद क्रम क्या है? शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को ही क्या कहते हैं? पद क्रम कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध द्वारा जोड़े जाते हैं, समुच्चय बोध द्वारा जोड़े जाते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त। इसमें क्या होते हैं कि सभी पद अपने में ही प्रधान होते हैं बट एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। मिश्रित वाक्य एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। व्यू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नी व्यू। मैंने कहा होगा वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? संदेह वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेह वाक्य और अनिश्चयवाचक भूतकाल। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उत्मेष। जहाँ पे छोटा ओ उसके साथ में आधा ना आ जाता है वहाँ पे उपसर्ग उत का होता है प्रयोग। क्या होता है? उत का प्रयोग होता है। जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द चक्रपाणी हो जाएगा, चक्रधारी हो जाएगा या चक्रधर हो जाएगा। जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द प्रति उत्पन्न, क्या हो जाएगा? प्रति उत्पन्न। प्रति उत्पन्नमति। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। कंधी का तत्सम शब्द कंक्तिये या कड़कती हो जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल की भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। अधित्यक्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधित्यक्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? कर्मधारय या बहुब्रीहि तत्पुरुष। रस का घर दूर, राम का घर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। राम का जो है का किसके लिए होता है? संबंध बताता है। का, की, के, रा, री, रे। वह अपना सिर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। वह क्या कर रहा है? आंसर हम लोग को मिल रहा है ना कि सर खुजला रहा है। अस कह कुटिल भय उठ टाढ़ी मानो रोज तरंगनी बाड़ी।
या मनहु के द्वार में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अस कह कुटिल भय उठ दाढ़ी, मनहु रोष तरंगनी बाड़ी। में मनहु, मनहु जनहु मनहु, यहाँ जहाँ भी आ जाए वो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मुझसे उठा नहीं गया, ये क्या है? भाववाचक। जहाँ भी नहीं शब्द आ जाए जो हमारे भाव को बता रहे हैं, नहीं, जहाँ भी नहीं आ जाए और आपको पूछ ले कि यह भाववाचक है, क्रमवाचक है, कृतवाचक है, तो आप आंख बंद करके वहाँ पे भाववाचक लगा दीजिएगा। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इसने नाम बता दिया काला सागर। अगर ये पूछता सागर में कौन सी संज्ञा है तो ये जातिवाचक हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी नाम की बात नहीं हुई थी, पूरे जाति की बात हो गई थी। चौराहा में कौन सा समास? यह द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु में 2 आ रहा है और चौराहा में 4 आ रहा है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार, संस्कार। हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? समुत्सव। सृष्टि का तद्भव सोठ। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय या आवट हो जाएगा। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आदर्श वचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गीत, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वचन किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आदर्श वचन कहते हैं। अनुरक्ति एवं निसीम शब्द का अर्थ क्या है? अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, निसीम का असीम हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि बोध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। द्रुत पाठ क्या होता है? शीघ्रता से पढ़ना। अंश और शब्द क्रमश का अर्थ लिखें। अंशमिश भाग होता है, एक अंशमिश क्या होता है? कंधा होता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की मिलाने की आवश्यकता ना हो। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। उत्थान, उत्थान का पतन हो जाएगा। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखिए। आजन्म, आगमन, आकाश। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, औपचारिक, अनौपचारिक। प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिदृष्ट, ऐसे ही बहुत से शब्द बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।